हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग ब्लॉसम ऑफ पावर का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। इस सीन की शुरुआत होती है जब क्राउन प्रिंस अपनी तरफ से सिनसेई को एक बहुत ही रेयर और कीमती इंक स्टिक गिफ्ट भेजते हैं। ये आम इंक स्टिक नहीं होती बल्कि पुराने सैंडलवुड से बनी होती है और इसकी क्राफ्टमैनशिप इतनी यूनिक है कि साल में सिर्फ एक ही इंक तैयार की जाती है। पहले एम्पेरियर ने ये सिर्फ सेकेंड प्रिंस को गिफ्ट की थी क्योंकि वो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इस बार क्राउन प्रिंस ने स्पेशली एम्पेरियर से मांगकर सिनसेई के लिए भेजा। सब लोग सोचते हैं कि सिनसेई इस प्राइसलेस गिफ्ट को संभाल कर रखेगी, लेकिन सिनसेई सबको सरप्राइज कर देती है। वो अपनी मेड से कहती है कि ये इंक स्टिक सेकेंड प्रिंस को दे दो। मेड हैरान होकर पूछती है, इतना कीमती गिफ्ट वापस क्यों कर रही है। सिनसेई शांत तरीके से जवाब देती है कि सेकेंड प्रिंस ने मुझे पहले इंसेन दिया था और मैंने उसके बदले कुछ भी नहीं किया, और जो चीज़ सेकेंड प्रिंस को इतनी पसंद है उसके लिए मैं उससे कम्पीट भी नहीं करना चाहती। सीन शिफ्ट होता है फिर मून फेस्टिवल की रात पर। सिनसेई और उसकी मेट्स एक रेस्टोरेंट की सबसे बेस्ट बालकोनी पर बैठी होती है, जहाँ से ऊपर पूरा चांद और नीचे रोशनी से भरी बाजार दोनों दिखती है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े कुछ आदमियों पर पड़ती है। मो युआन के दिए हुए पोर्ट्रेट की मदद से सिनसेई उन्हें पहचान लेती है। वो कहती है कि ये असली हुआ फुएन है। उसके पास सीरियस आदमी जेन वे है, जो कोर्ट ऑफ जुडिशरी रिव्यू का वाइस मिनिस्टर है। फिर सिनसेई तीसरे आदमी को ऑब्जर्व करती है। उसके बोर्ड शोल्डर, स्टेबल बॉडी लैंग्वेज और हल्की चाल देखकर वो तुरंत समझ जाती है कि ये एक पावरफुल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। अब वो देखती है कि तीनों किसी से मिलने जा रहे हैं और वो तीनों किसी चौथे इंसान से मिलते हैं। सिनसेई उस चौथे इंसान का फेस नहीं देखती है। वो इंसान और कोई नहीं, क्राउन प्रिंस होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद क्राउन प्रिंस बाहर निकलता और सिनसेई उस आदमी का पीछा करती है क्योंकि उसे लगता है कि यही इंसेन वाला आदमी है जो मेरी हेल्प करता है, बट वो भीड़ में गायब हो जाता है। सिनसेई उसे देख नहीं पाती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं इंसेन और इंग शॉप, जहाँ से सिन यंगरू बाहर आ रही होती है। तभी यंगरू को बताया जाता है कि सेकेंड प्रिंस उनसे मिलना चाहते हैं। यंगरू उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती है, लेकिन बहुत फॉर्मल और ठंडे तरीके से बात करती है। ये देखकर सेकेंड प्रिंस समझ जाते हैं कि वो जानबूझकर उससे दूरी बना रही है। सेकेंड प्रिंस पूछते हैं, यंगरू क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो? लेकिन यंगरू कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा वो किस बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड प्रिंस दुखी होकर पूछते हैं, क्या तुम्हारी नज़र में क्या मैं एक आउटसाइडर हूँ? यंगरू तुरंत जवाब दे देती है, औरत और मर्द को मर्यादा में रहना चाहिए, आप इतना आगे मत बढ़िए। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सेकेंड प्रिंस उसका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब तक वो असली वजह नहीं बताएगी वो उसे जाने नहीं देगा। अब यंगरू अपने दिल की सारी बात बताती है। वो कहती है कि जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब उसे इम्पीरियल ऑर्डर के वजह से पैलेस भेजा दिया गया था, जहां वो प्रिंसेस पिंगलिंग की स्टडी पार्टनर बनी। छोटी सी उम्र में वो बहुत अकेली और होमसिक रहती थी। उसी वक्त सेकेंड प्रिंस ही वो इंसान था जिसने उसका ख्याल रखा था। जब भी वो रोती थी वो उसे अपना कंधा देकर संभालते थे। बाद में जब सेकेंड प्रिंस की वाइफ की डेथ हो गई तब उसने यंगरो से वादा किया था कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा और यंगरो के बड़े होने का इंतज़ार करेगा। यंगरो कहती है कि उसने उस वक्त सेकेंड प्रिंस की हर बात पर यकीन किया था, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसकी माँ को जेल में डाल दिया गया। यंगरू ने सेकेंड प्रिंस से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे उसकी माँ से एक बार मिलवा, लेकिन उसने सीधा मना कर दिया। उस दिन यंगरू को समझ आ गया कि सेकेंड प्रिंस के लिए प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी पावर, रिपुटेशन और पॉलिटिक्स है, और उसका शक तब सच हो गया जब सेकेंड प्रिंस ने सबके सामने उसकी बड़ी बहन सिनसेई से शादी का प्रपोजल रख दिया। सेकेंड प्रिंस फिर भी अपनी सफाई देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो सिनसेई से शादी भी कर ले तब भी दोनों साथ रहने का कोई ना कोई तरीका निकाल सकते हैं। ये बात सुनकर यंगरो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है। वो कहती है, प्लीज़ मेरी नज़रों में अपनी इमेज और मत
और ये भी याद रखिए कि मेरा सरनेम भी सिन है। ये कहकर वो उस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, यंगरू अपनी नैनी के सामने टूट जाती है। वो बताती है कि उसकी माँ बचपन से उसे सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो लड़का नहीं थी। माँ हमेशा उसे मारती या डांटती थी। उसकी पूरी ज़िंदगी में सेकेंड प्रिंस ही एक इंसान थे जिसने उसे थोड़ा सा प्यार और अपनापन दिया था। इसी वजह से उसके लिए उस फीलिंग को भूलना इतना आसान नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता ड्यूक ऑफ वे की हवेली में। सीन से ही को एक बात पर शक होता है। उसे याद आता है कि उसने कुछ दिन पहले सेकेंड प्रिंस को ओल्ड माउंटेन सैंडवुड वाली रेयर इंक स्टिक गिफ्ट की थी। जब सेकेंड प्रिंस उस इंक से लिख रहे थे तब यंगरू उसके पास होगी। इस रेयर सैंडलवुड की खुशबू कपड़ों और शरीर पर भी रह जाती है। इस क्लू की वजह से सीन सही को समझ आ जाता है कि यंगरू और सेकेंड प्रिंस का रिश्ता सिर्फ नॉर्मल जान पहचान से कहीं ज़्यादा गहरा था। इसलिए सीन सही यंगरू के रूम में आ जाती है और सीधा सवाल करती है कि क्या वह सेकेंड प्रिंस को पहले से जानती। यंगरू पहले झूठ बोलती है कि वो बस पैलेस के फंक्शन में मिली थी और उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं है। लेकिन सीन सही बहुत इंटेलिजेंट है। वो उसे याद दिलाती है कि ओल्ड माउंटेन सैंडवुड की खुशबू अभी भी उसके पेंटिंग्स और रूम में बसी हुई है। इसका मतलब है कि वो सेकेंड प्रिंस से बहुत करीब थी। फिर सिंसेई एक और तीखे सवाल पूछती है, क्या तुम चाहती थी कि हम दोनों बहन एक ही आदमी की वाइफ बन जाए? यंगरू घबराकर तुरंत मना कर देती है। वो सच एक्सेप्ट करती है कि शुरू में उसने अपनी रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड को ही प्यार समझ लिया था, लेकिन अब अगर सिंसेई की शादी सेकेंड प्रिंस से होती है तो उसके दिल में कोई जलन या नफरत नहीं होगी। तब सिंसेई उसे सीधा पूछती है, क्या तुम पूरी ज़िंदगी बस इन पेंटिंग को देखते हुए गुजार दोगे? क्या एक बेकार प्यार के लिए अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दोगी? यंगरू शर्मिंदगी से कुछ बोल ही नहीं पाती। तब सिंसेई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। वो कहती है कि आज मैं सब कुछ साफ कर देती हूँ। मैं खुद भी सेकेंड प्रिंस से शादी नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें उससे शादी करने दूंगी। ये सुनकर यंगरू हैरान रह जाती है। फिर सिंसेई सेकेंड प्रिंस की असली सोच समझती है। वो कहती है कि प्यार के वादे और हमेशा साथ रहने की कस्में बोलना बहुत आसान होता है। उन्हें बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी सेकेंड प्रिंस ने तुमसे किया हुआ वादा तोड़ दिया और मेरी तरफ शादी का प्रपोजल भेज दिया। अगर वो सच में तुमसे प्यार करते तो कभी ऐसा नहीं करते। जाते जाते सिंसेई कहती है, हमारी माइयों के बीच जो दुश्मनी थी उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कभी किसी बेकसूर को उस गलती की सज़ा नहीं देती जो उसने की ही नहीं। ये बात सुनकर यंगरू इमोशनल हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मेरी ज़िंदगी भी खुशियों से भरी हो? सिंसेई कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती लेकिन नफरत भी नहीं करती। क्राउन प्रिंस का आदमी आकर रिपोर्ट देता है कि सिंसेई को सेकेंड प्रिंस और यंगरू के पुराने अफेयर का सच पता चल गया है। अब हम देखते हैं सूली, जो कि बहुत परेशान होती है क्योंकि नोबल कॉन्सर्ट रोंग ने एक फ्लावर व्यूइंग बैंकेट ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर दिया है। नाम फ्लावरिंग व्यूइंग है, लेकिन असल में ये एक मैच मेकिंग इवेंट है जहां रॉयल और नोबल फैमिली के लड़के लड़कियों के लिए रिश्तों की बात होगी। और वो कहता है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रिंसेस एंगलिंग उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। प्रिंसेस कहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम मार्कस के इकलौते बेटे हो। प्रिंसेस से शादी करना तो तुम्हारी फैमिली के लिए ऑनर की बात होगी। तब सोलिन अपना सबसे बड़ा सीक्रेट याद दिलाती है तो प्रिंसेस उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। अगले दिन फ्लावर व्यूइंग बैंकेट में जैसे ही सिंसेई एंट्री लेती है सबकी नज़र उसी पर टिक जाती है। सब उसकी खूबसूरत और पर्सनालिटी की तारीफ करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नोबल कॉन्सर्ट रोंग सिंसेई की मुलाकात प्रिंसेस एंगली से करवाती है। एंगली बहुत प्यार से कहती है कि वो सिंसेई से 1 साल छोटी है, इसलिए अब से उसे बहन सिंसेई बुलाएगी। फिर हम देखते हैं जब सिंसेई प्रिंसेस एंगली के साथ जा रही होती है उसी वक्त प्रिंसेस पिंगलिंग अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सिंसेई को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और नॉर्थ वेस्ट के लोगों का मजाक उड़ा रही होती है। उनका कहना होता है कि नॉर्थ वेस्ट के लोग जंगली है और जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेते हैं। ये बात सुनकर सिंसेई बिल्कुल चुप नहीं रहती है। वो गुस्से में सीधा जवाब देती है, तुम्हें नॉर्थ वेस्ट की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। अगर नॉर्थ वेस्ट के लोग इतनी बहादुरी से बॉर्डर पर लड़कर तुम्हारी रक्षा ना करते तो आज शायद तुम दुश्मन ली क्लैन के टेंट में बंधी
बनकर रहती। ये सुनकर सब लड़कियां शौक हो जाती है। जाते जाते वो सिर्फ इतना कहती है, हमारी अपब्रिंगिंग अलग है, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। फिर स्यूलिन बहुत टेंशन में सिंसेई के पास आती है और कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्रिंसेस एंगली मुझसे शादी करना चाहती, मुझे उससे बचाओ। सिंसेई उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है, आज अगर मैं प्रिंसेस एंगलिंग को रोक भी दूं तो कल इम्पेरियर किसी और प्रिंसेस से तुम्हारी शादी करवा देंगे। इस प्रॉब्लम का परमानेंट सल्यूशन चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट इंसान ढूंढ लिया है। वाइस प्रेसिडेंट जेवी सुनली हैरान हो जाती है। वो कहती है, वही स्टोन सुई, इतना सीधा और बोरिंग आदमी। सिंसेई कहती है कि जेन भी बहुत ईमानदार, डिसिप्लिन और इम्पेरियर के फेवरेट ऑफिसर हैं। वो किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करते और रोमांस से हमेशा दूर रहते हैं। अगर सुलीन दिन भर उसके साथ रहेगी तो कोई भी प्रिंसेस उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। सूली को ये प्लान पसंद आ जाता है। सूली सीधा जेविन के पास पहुंच जाती है। बहुत फ्रेंडली तरीके से वाइस प्रेसिडेंट सू, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा था। लेकिन सू बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। सूलिन फ्रेंडशिप के हाथ बढ़ाती है और कहती है कि दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इसलिए अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन सू सीधा मना कर देता है। इधर एक लड़की अचानक लेक में गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प, मुझे तैरना नहीं आता। सब लोग घबरा जाते हैं। इसी बीच सिंसे एक लंबा स्टिक उठाती है। सबको लगता है कि वो उस लड़की को बचाएगी, लेकिन सिंसे उस स्टिक से उस लड़की को बार बार धक्का देती है और उसे किनारे पर आने ही नहीं देती। सब लोग शॉक हो जाते हैं। एक लेडी गुस्से में कहती है, क्या आप पागल हो गई हैं? इस तरह कोई मर भी सकता है? तब सिंसे बहुत ठंडे आवाज़ में जवाब देती है, अच्छा तो तुम्हें पता है कि किसी की जान जा सकती है, मुझे लगा तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। फिर वो अगर कोई किसी को मारने की कोशिश करे तो उसकी सज़ा मौत होती है। मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रही थी, बस मेरा एम थोड़ा सा गलत हो गया। लेक वाले इंसिडेंट के बाद सब लोग इम्पेरियर के सामने खड़े होते हैं। हु फैमिली की लड़की सिंसेई पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उसे जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन सिंसेई बिल्कुल भी घबराती नहीं। वो इम्पेरियर से कहती है, योर मैजेस्टी, चेन फैमिली की लड़की ने नॉर्थ वेस्ट के लोगों की इंसल्ट की कि जो लोग अपने ही सोल्जर और बॉर्डर के लोगों को नीचा दिखाते वो देश में फूट डालने की कोशिश कर, और ऐसी साजिश की सज़ा मौत तक हो सकती है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी ऑफिसर और नॉवल फैमिली डर जाते, क्योंकि अब मामला सिर्फ लड़कियों के झगड़े का नहीं रहा, बल्कि राजदोष तक पहुंच गया है। फिर क्राउन प्रिंस बीच में आते और कहते, योर मैजेस्टी, मुझे लगता है यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये लड़कियाँ बचपन से महलों के अंदर पली बड़ी है। इन्होंने सिर्फ एम्ब्रॉयडरी, फ्लावर अरेंजमेंट और लड़कियों के रूल्स ही पढ़े हैं। इन्हें पॉलिटिक्स की कोई समझ नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, ये लड़कियाँ कभी नॉर्थ वेस्ट गई ही नहीं है, तो ये अपनी तरफ से ऐसी बातें सोच ही नहीं सकती। ज़रूर इन्होंने ये सब बातें कहीं और से सुनी होगी और बिना सोचे समझे रिपीट कर दी। ये सुनकर सब मिनिस्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब पेरेंट्स अपनी बेटियों को बचाने के लिए आगे आते हैं। सबसे पहले वांग फैमिली का मिनिस्टर कहता है, योर मैजेस्टी, मेरी रॉयल्टी पर कभी शक मत कीजिए। मैं अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए जो सज़ा देनी है हो मुझे दे दीजिए। फिर हु फैमिली के फादर भी वही बात करते हैं। इम्पेरियर पूरी बात सुनने के बाद कहते हैं, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक से नहीं सिखा पाए तो जिम्मेदारी उनके भी बनती है। फिर इम्पेरियर 3 बड़े ऑफिसर को सज़ा सुनाते, 1 साल की सैलरी काट दी जाती है, 10 दिन तक घर में रहकर अपनी गलती पर सोचने का ऑर्डर दिया जाता है। अगले दिन सिंसे ईस्ट प्लेस पहुंचती है। क्राउन प्रिंस उसका बहुत रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हैं। वो कहते हैं कि स्टार वैन मॉस को देखने का बेस्ट टाइम अभी नहीं आया। तब तक वो उससे चाय और स्नैक्स ऑफर करते हैं। क्राउन प्रिंस एक फ्लावर केक देते हैं और बताते हैं कि ये इम्पेरियल कैपिटल की फेमस स्वीट है, जो डबल नाइन्थ फेस्टिवल पर हर घर में खाई जाती है। आखिर में क्राउन प्रिंस सिंसे को पॉन्ड के पास ले जाते हैं। वहाँ वो बहुत सारे रेयर स्टारवेन मॉस देखते हैं, जो वेस्टर्न रीजन से ट्रिब्यूट का रूप में आए थे। जैसे ही सिंसे उस ग्लोइंग और खूबसूरत प्लांट को देखती है, वो सच में इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती, ये तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ, कितना अद्भुत और खूबसूरत नज़ारा है। स्टारवेन मॉस
को और पास से देखते वक्त सेंसेई का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता और वो पॉन्ड की तरफ झुक जाती है। क्राउन प्रिंस तुरंत उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो पानी में ना गिर जाए। उस वक्त क्राउन प्रिंस बहुत कामली करते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। ये मॉस पानी के करंट के साथ बहकर सबसे पास के कपड़े से चिपक जाते हैं, यानी अगर मॉस उसके कपड़े से चिपक भी गए हों तो घबराने की बात नहीं है। थोड़ी देर बाद क्राउन प्रिंस धीरे से उसके कपड़ों से मॉसेस हटा देते हैं। दूर खड़ा क्राउन प्रिंस का सर्वेंट ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, मुझे पता है प्रिंसेस बहुत इंटेलिजेंट और थोड़ी स्क्रीमिंग भी है, लेकिन जब हाइनेस किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तब वो कितने जिंदा दिल और खुश नज़र आते हैं। उसके बाद टेनवन क्राउन प्रिंस को बताता है एक रेयर मेडिसिन मिल गई है। ये मेडिसिन क्राउन प्रिंस के बॉडी के पॉइजन को कंट्रोल कर सकती है और उसके इंटरनल ऑर्गन को भी सपोर्ट करेगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेडिसिन बहुत पावरफुल है। आपकी बॉडी नेचुरली बहुत वीक और कोल्ड नेचर की है। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको इतना दर्द होगा जैसे किसी की हड्डियां घिसी जा रही हो या शरीर को काटा जा रहा हो। प्रिंस शांत होकर कहते हैं, मैं ये ट्रीटमेंट करवाऊंगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।